बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से सदारती रेफरेंस पर समाअत को मुकम्मल कर लिया जाए, कंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन अदालत की कोशिशों के बावजूद आज भी सदारती रेफरेंस पर समाअत को मुकम्मल ना किया जा सका और केस की समाअत को अब कल तक मुलतवी कर दिया गया है। रज़ा रब्बानी ने अदालती हुक्म के मुताबिक आज 30 मिनट में अपने दलाइल को मुकम्मल किया। रज़ा रब्बानी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल के आगाज़ में ही चंद रोज़ पहले जो रज़ा रब्बानी ने डीप स्टेट का जिक्र करते हुए जितने भी दलाइल दिए थे, उन तमाम दलाइल को फ़ारूक एच नाइक ने मुकम्मल तौर पर बिलडोज़ कर दिया। फ़ारूक एच नाइक के बाद मुस्लिम नवाज़ के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की जानिब से दलाइल दिए गए। मुस्लिम नवाज़ के वकील ने अपने दलाइल में पाकिस्तान के जो अक़वाम आलम के साथ मुआहदे मौजूद हैं, जो ट्रीटीज़ मौजूद हैं, उनका जिक्र किया गया, जिस पर अदालत ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो आलमी मुआहदों का आप अपने दलाइल में जिक्र कर रहे हैं, क्या इन आलमी मुआहदों में यह भी लिखा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो हर हाल में सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाया जाएगा। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए और आज की समाअत के आखिर में जो दलाइल दिए हैं सिंध बार कौंसिल के वकील सलाहुद्दीन अहमद की जानिब से, वो सबसे भारी दलाइल थे इस तनाजुर में कि दलाइल ज़्यादा पड़ गए और जजेस के सवालात जो है वो कम पड़ गए। 2 घंटे 50 मिनट की अदालती समाअत है, जिसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। 12 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 20 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है। तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान के जमात के जो वकील हैं जहांगीर जदून, वो रोस्टम पर आते हैं और अदालत को ये बताते हैं कि कल अदालत को गलत बताया गया था कि उन्होंने रज़ा रब्बानी के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया है। जहांगीर जदून ने अदालत से ये कहा कि हमारी जो मुतफरिक दरख्वास्त है सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़, उस पर मैं आज अदालत में दलाइल दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर जदून को मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील को दलाइल देने की इजाज़त दे दी। इसके बाद रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल में ये कहा कि कल अदालत में आयरलैंड की सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया, मैं उसी फ़ैसले से कुछ चीज़ें पढ़कर जो है वो अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज़ इस तरह से किया कि इस बात पर तो कोई शुबा नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है और सेनेट के इलेक्शन की जो वोटिंग होती है उससे खुफिया रखा जाता है, ये एक आइनी तकाज़ा है। आगे चल के रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि जो आयरलैंड की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस फ़ैसले में ये करार दिया गया है कि वोट की सिक्रेसी को किसी तरीके से भी वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर वोट की सिक्रेसी को वायलेट किया जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। रज़ा रब्बानी का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आयरलैंड का जो फ़ैसला है उसमें लोअर हाउस की बात नहीं की गई, उसमें अपर हाउस की बात नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट आयरलैंड के फ़ैसले में वोट की सिक्रेसी का जिक्र किया गया है। रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि वोटर को काबिल शनाख्त वोट से एक्सपोज करना सिक्रेसी के असूल की खिलाफ वर्जी भी है और आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। आगे चल के उनसे अदालत ने ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि नेशनल और सूबाई असम्बली की हद तक तो आपके दलाइल से हम मुत्तफ़िक हैं, लेकिन जब सेनेट के इलेक्शन की बात आएगी, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसमें फ्री वोट जो है वो आवाम जो है वो पोल नहीं करते, इसमें जो अरकान असम्बली होते हैं वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं, तो सेनेट और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होते हैं इसमें फ़र्क मौजूद है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि असम्बलियों में सियासी जमातों की जो अक्सरियत होती है उसका अक्स जो है अगर सेनेट में नज़र नहीं आएगा तो ये आइन की क्या खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जिस पर रज़ा रब्बानी ने यह जवाब दिया कि आर्टिकल 59 में ये कहीं नहीं लिखा कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कानून के तहत कराया जाएगा। रज़ा रब्बानी ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को मुखातब करते हुए ये कहा कि आपने ये जो सवाल उठाया है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से, इसका मैंने पहले भी जवाब देने की कोशिश की है, आज भी आपके सवाल को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। रज़ा रब्बानी ने यह बताया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मैथमेटिक का कोई सवाल नहीं है। सेनेट का इलेक्शन जो है एक प्योरली सियासी मामला है। सेनेट के इलेक्शन में सियासी समझौते भी होते हैं, सियासी इत्तेहाद भी होते हैं, सियासी इख्तलाफ भी होता है और बाज़ औक़ात जो है वो कोई कंपेलिंग किस्म के सरकमस्टांसेस भी जो है वो बन जाते हैं। आगे के चल के रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि कई बार ऐसे MPs भी होते हैं जो अपोजिशन के MPs होते हैं जो हुकूमत के अरकान असम्बली को वोट देते हैं और बाज़ औक़ात हालात ऐसे बन जाते हैं कि हुकूमत के जो अरकान हैं वो अपोजिशन के उम्मीदवारों को वोट देते हैं।
35 मिनट में अपने दलाइल का जब इख्तिताम किया तो कंक्लूडिंग रज़ा रब्बानी के दलाइल ये थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रेफरेंस है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 186 के तहत जो अख्तियार है वो इंतहाई महदूद है। रज़ा रब्बानी ने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के सामने वैसे तो एक सियासी सवाल उठाया गया है, लेकिन अदालत अगर इस नतीजे पर पहुँचती है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कानून के तहत होता है तो उसके ये फैसला देते हुए अदालत को ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से पहले जारी किया जा चुका है और ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होती है वो 120 दिन की होती है। अगर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से पास नहीं कराया जाता तो इस सूरत में सेनेट का इलेक्शन अगर ओपन बैलेट के ज़रिए होता है तो ये अबूरी लेजिस्लेशन के ज़रिए ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में हम दोबारा से स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। ये कह के रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का जो है वो इख्तिताम कर दिया। इसके बाद फ़ारूक एच नाइक आए। फ़ारूक एच नाइक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो सियासी पस मंज़र था, जो सियासी तारीख थी, उसका उन्होंने हवाला देना शुरू किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि आप बराह रास्त जो है वो जो अदालत के सामने सवाल है आर्टिकल 226 के इतलाक़ के हवाले से उस पर दलाइल दें। सियासी जमातों की तारीख क्या है वो अदालत को ना बताएं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आप जो भी दलाइल देना चाहते हैं पहले अपने दलाइल की फार्मूलेशन जो है वो उससे अदालत को आगाह कर दें। इसके बाद फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो खुफिया वोटिंग से होते हैं। तमाम MPs जो है वो सियासी जमातों की जो पॉलिसी होती है उसके पाबंद नहीं होते। तमाम अरकान असम्बली जो है वो इनफरादी हैसियत में अपना वोट जो है वो पोल करते हैं और अपोजिशन के अरकान जो है वो हुकूमती अरकान को वोट दे सकते हैं, हुकूमत के अरकान जो है वो अपोजिशन के अरकान को वोट दे सकते हैं। इसमें किसी किस्म की पार्टी पॉलिसी की कोई पाबंदी जो है वो आइन नहीं लगाता। जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने फ़ारूक एच नाइक से ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके अरकान असम्बली को ये कहा गया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में जिस उम्मीदवार को मर्ज़ी चाहे वोट करें, जिस मर्ज़ी उम्मीदवार को चाहे अपना वोट जो है वो कास्ट करें। इसका जवाब गोलमोल सा दिया गया फ़ारूक एच नाइक की जानिब से, लेकिन आगे चल के फ़ारूक एच नाइक ने यह कहा कि मैं आइन के नुक्ते पर, कानून के नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करूँगा और डीप स्टेट का जिक्र भी नहीं करूँगा, स्मॉल स्टेट का जिक्र भी नहीं करूँगा। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से जो सियासी किस्म के आर्गूमेंट्स होते हैं, मेरे आर्गूमेंट जो है वो प्योरली आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए होंगे। जिस पर उन्होंने अपने दलाइल में जिक्र किया आर्टिकल 51 के हवाले से कि आर्टिकल 51 जो है वो मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र करता है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सियासी जमातों की जो लीडरशिप होती है उनकी जानिब से फ़हरिस्त दी जाती है और फ़हरिस्त के मुताबिक जो है जो भी रिज़ल्ट आते हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, उसके मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का इंतखाब कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर ली जाती है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरम हुए कि आप पार्टी लीडरशिप से बाहर निकल आएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जमहूरियत में सियासी जमात की बात की जाती है, जमहूरियत में सियासी लीडरशिप कोई बड़ी बात नहीं होती। जमहूरियत में फ़ैसला पार्टी करती है, ना लीडरशिप करती है। जस्टिस चीफ ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आइन जो है वो सियासी जमात का जिक्र करता है। अगर आइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें सियासी जमात का जिक्र मौजूद है, सियासी लीडरशिप का जिक्र जो है वो किसी जगह आइन में मौजूद नहीं है, जिससे इत्तफाक किया गया फ़ारूक एच नाइक की जानिब से। फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि मुतनासिब नुमाइंदगी में पार्टी लिस्ट जो है वो आती है आर्टिकल 51 में, लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन होता है ये इनफरादी हैसियत में जितने भी अरकान होते हैं वो आज़ाद होते हैं। उसने जिसको भी वोट पोल करना होता है और पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना, ये अरकान असम्बली पर ऐसी किसी किस्म की पाबंदी इसलिए नहीं होती कि आर्टिकल 63 के तहत अगर पार्टी का उम्मीदवार किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो इस सूरत में उसकी नाअहली नहीं हो सकती। आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे फिर कहा कि आपके दलाइल से तो ऐसा लगता है कि सिक्रेसी जो है वो सेनेट के इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, जिसका जवाब फ़ारूक एच नाइक ने यह दिया कि कौमी सूबाई असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात की जो बात आइन में की गई है, जहाँ जहाँ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की या बल्दियाती इंतखाबात की बात की गई है वहाँ कानून का जिक्र किया गया है। लेकिन जहाँ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 59 का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कानून के तहत कराया जाएगा, कानून के अंडर कराया जाएगा। इसके बाद जस्टिस उमर बंदियाल ने उनसे ये सवाल पूछा कि उनसे ये कहा कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर जो दलाइल दे रहे हैं इस पर रज़ा रब्बानी ने बड़े खूबसूरत आर्टिकल जो है वो अदालत में पेश किए हैं।
फारूक अचनाई का ये कहना था कि आर्टिकल 63 में जो नाअहली है वो अगर आप पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट करते हैं तो वो नाअहली जो है नहीं हो सकती। वो नाअहली जो है वो 4 चीज़ों पे हो सकती है। अगर आप वज़ीर आज़म को वोट नहीं करते, अगर आप वज़ीर आला को वोट नहीं करते, अगर आप फाइनेंस बिल पर वोट नहीं करते, और तीसरा आइनी तरमीम पर अगर आप पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 63 का इतलाक़ होता है। इसके अलावा आप सेनेट के इलेक्शन में जिसको मर्जी चाहें जो है वो वोट करें, आप पर नाअहली की तलवार जो है वो नहीं लटक सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये सवाल पूछा कि भारत में सेनेट के इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होते हैं। माजी में भारत में सेनेट के इंतखाबात जो है वो सीक्रेट होते थे, लेकिन बाद अज़ां उसे कानून साजी के ज़रिए ओपन कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल पूछा फारूक अचनाई से कि आप ये बताएं कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दे तो क्या सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा। जिसका जवाब फारूक अचनाई ने यह दिया कि अगर ये कानून साजी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी जाती है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कराने के बाद सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाता है, और ये पार्लियामेंट की कानून साजी अगर आइन के ढांचे से मुतसादम होती है तो इससे चैलेंज भी किया जा सकता है, और ये कानून साजी आइन से मुतसादम होने पर कलअदम करार भी दी जा सकती है। फारूक अचनाई का मजीद ये भी कहना था कि आर्टिकल 59 मुकम्मल वोटर्स की बैलेट पेपर की सिक्रेसी की बात करता है, और ये सियासी नोयत की राय जो है वो हुकूमत ने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगी है। और मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 186 जो है वो महदूद है। 186 के अंदर अदालत जो है वो सिर्फ कानूनी और आइनी नुक्तों के ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत के रेफरेंस पर जवाब दे सकती है। यहाँ पर 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लिए फारूक अचनाई ने। उसके बाद बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के मोस्टली जो दलाइल थे वो बड़े लिटरेरी टाइप के थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदगी खुफिया वोटिंग से मुमकिन है। आगे चल के उन्होंने, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, कि आलमी मुआहिदों का जिक्र किया, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का जिक्र किया जो पाकिस्तान के आलमी अक़वाम आलम के साथ है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे ये सवाल पूछा। बल्कि पहला सवाल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी इंटरनेशनल इशू पर फैसला नहीं करने जा रही। यहाँ पर सवाल जो है वो आर्टिकल 226 के इतलाक़ का है। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में जो जजेस थे, जो अदालत थे, उसका जो एक आप कह सकते हैं जो रवैया, जो एटीट्यूड था, वो भी थोड़ा सा बदला सा दिखाई दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि क्या आलमी मुआहदे ये कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आलमी मुआहदों की पाबंद है? क्या सुप्रीम कोर्ट आलमी मुआहदों को देख कर फैसला करेगी? बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने 20 मिनट में अपने दलाइल को मुकम्मल किया। आखिरी बात जो उनकी जानिब से की गई कि सिक्रेसी जो है वो अगर दूर की गई तो ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, बहुत बड़ा जो है वो इंग्लिश में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उसका तर्जमा यही बनता था कि तबाहकुन होगा, ब्लो अप, इस तरह कोई लफ्ज़ था उन्होंने कहा। लेकिन बहरहाल 20 मिनट में अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल किया। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील जहांगीर जदून ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनका ये कहना था कि कोई वोटर्स की सिक्रेसी को वायलेट नहीं कर सकता। अमरीकी अदालत के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया जहांगीर जदून की जानिब से, जो कि मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील हैं। और ये अमरीकी अदालत का फ़ैसला नाज़रीन 1871 में दिया गया था, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि आप इतना सदियों पुराना फ़ैसला जो है वो अदालत के सामने कोर्ट कर रहे हैं, और अमरीकी अदालत से सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी पाबंद है? क्या उनके फ़ैसले की जो अथॉरिटीज़ हैं अमरीकी अदालतों की, क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी बाइंडिंग करना सुप्रीम कोर्ट पर लाजम है? इसके बाद जो है वो 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो गए थे जहांगीर जदून के। तो आधे घंटे का वक्त था सिंध बार काउंसिल के वकील पे कि वो आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। सिंध बार काउंसिल के वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ क्योंकि अजान का आगाज़ हुआ है। लेते हैं कि सिंध बार काउंसिल के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद की जानिब से आज अदालत में क्या दलाइल दिए गए। सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल का आगाज़ कुछ इस तरह से किया कि अगर माजी के जितने भी रेफरेंस हैं जो उस वक्त के सदूर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को राय लेने के लिए भेजे गए थे, अगर उन तमाम रेफरेंसेस को उठा के देखा जाए तो वो जितने भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे, मुल्क में किसी किस्म का जो है वो आइनी बहरान मौजूद था। लेकिन मौजूदा दौर में जो रेफरेंस हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, ऐसा कोई आइनी बहरान जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं था, और प्योरली एक सियासी नोयत के सवाल के ऊपर हुकूमत की जानिब से ऐसा रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है।
सलाहुद्दीन का ये कहना था कि हुकूमत अपनी सियासी जिम्मेदारी जो है वो अदालत के कंधों पे डाल रही है, मुल्क में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान मौजूद नहीं है। सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल में बाबरी मस्जिद का भी हवाला दिया और ये कहना था कि भारत में भी 90s के दौर में उस वक्त की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के मामले पर राय लेने के लिए सदारती रेफरेंस जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया था, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले पर इस रेफरेंस पर किसी किस्म की राय देने से इनकार कर दिया था उस वक्त की हुकूमत को, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 226 की सिक्रेसी की आर्टिकल 226 जो है वो सिक्रेसी की बात करता है। किस हद तक सिक्रेसी होगी, किस हद तक सिक्रेसी ना होगी, ये मामला जो है वो आइन ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अदालत पार्लियामेंट के मुतबादिल नहीं हो सकती, पार्लियामेंट ने अपना काम करना है, अदालत ने अपना काम करना है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अख्तियारात को इंक्रोच नहीं कर सकती। आगे चल के सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में ये कहा कि स्पीकर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आइन में किसी किस्म का मेकनिज़म फ़राहम नहीं किया गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो दलाइल दिया गया उसमें यह कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म का मेकनिज़म मौजूद नहीं है और वो मेकनिज़म इलेक्शन एक्ट 2017 में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कहना यह था सलाहुद्दीन का कि अगर आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन निकालेंगे, अगर आप स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन निकालेंगे तो आइन में इन इंतखाबात का भी किसी किस्म का मेकनिज़म प्रोवाइड जो है वो नहीं किया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये भी कहना था कि मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात अगर जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है उसको रिपील कर दिया जाए तो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी कि गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ कहाँ पे नाज़िम लगाए जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट 2017 को रिपील कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए, तो उसके बावजूद भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के इलेक्शन नहीं रुक सकते, क्योंकि आइन में बता दिया गया है कि कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें होंगी, सूबाई जो असम्बलियाँ हैं उनमें कितनी नशिस्तें मुख्तस की गई हैं और सेनेट के कितने अरकान होंगे, ये सब कुछ आइन में बता दिया गया है। आगे चल के बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये भी कहना था कि अवाम में बैठा रुकन जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, किसी सियासी जमात का वो नुमाइंदा नहीं होता। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर तमाम इंतखाबात जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे तो फिर मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं करवाए जाते बल्कि पार्टी लिस्ट आ जाती है, पार्टी फहरिस्त आ जाती है और उस पार्टी फहरिस्त के ऊपर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर ली जाती है, तो ये तो फिर दो आर्टिकल आइन के जो है एक दूसरे से मुतसादम होंगे। इस पर क्या जवाब दिया गया सलाहुद्दीन की जानिब से, मैं क्योंकि सुन नहीं सका तो इसलिए मैं आपको उसका जो है वो जिक्र नहीं कर सकता। आगे चल के सलाहुद्दीन ने कहा कि ओपन बैलेट से जो है वो करप्शन ये कहा जा रहा है कि ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। माजी की मिसालें मौजूद हैं, क्या इस बात का तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि सीक्रेट बैलेट से करप्शन होती है और ओपन बैलेट के अगर सेनेट के इलेक्शन में बैलेट को ओपन किया जाता है तो करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग या करप्ट प्रैक्टिस जो है वो मुकम्मल तौर पर सेनेट के इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का जायज़ा ले सकती है? बरतानिया के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया, कुछ हिस्ट्री का हवाला दिया गया बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से और ये कहना था कि ये अदालती जायज़े का सवाल नहीं है जो रेफरेंस में हुकूमत की जानिब से भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। करप्शन कैसे ख़त्म होगी? करप्शन को सीक्रेट बैलेट से ही ख़त्म किया जा सकता है और कवानीन जो है वो आवाम के लिए बनाए जाते हैं, कवानीन फरिश्तों के लिए नहीं बनाए जाते। आज की समात में बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल थे वो तो मुकम्मल हो गए हैं और कल पाकिस्तान बार कौंसल और चंद वकला जो प्राइवेट कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे और इस बात का इम्कान मौजूद है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी समात को मुकम्मल कर लेगी और सदारती रेफरेंस पर जो भी राय होगी रिपोर्ट बनाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपनी रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आगाह कर देगी।